मैं अपनी घर की बालकनी में खड़ी थी, तभी मोटरसाइकिल पर आए दो लड़कों ने डोरबेल बजाई। मैंने जैसे ही नीचे आकर अपने घर का गेट खोला, लड़कों ने अचानक ही मुझे बाहर खींच लिया और मुझ पर केरोसिन जैसी कोई चीज डालकर माचिस की तीली सुलगा दी। मैं बुरी तरह जलने लगी। मुझे लगता है कि ये जरूर मेरे पति नवीन की कलीग रचना का काम है। कहते हैं मौत से पहले इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, और इस लड़की ने एसडीएम को बयान तब दिया था जब वो मौत के दरवाजे पर खड़ी होकर ऊपर वाले से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। जी हाँ, ये दास्तान है उस मोना सूरी की, जिसे दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक ग्रेटर कैलाश में उस वक्त जिंदा जला दिया गया जिस वक्त वो अपने घर में पूरे परिवार के साथ मौजूद थी। ये दिन था 11 अगस्त 2007 का। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे, तभी किसी ने डोरबेल बजाई और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, गेट खोलने के लिए उतरी मोना आग की लपटों में बुरी तरह घिर चुकी थी। मोना की चीख पुकार सुनकर उसकी सास घर से बाहर निकली और फिर उन्होंने अपनी बहू को बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो भी अपने हाथ जला बैठी। मोना उस समय तक बुरी तरह झुलस चुकी थी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों और कैसे हुआ ये सब। ये सवाल मोना के घर वालों से लेकर पुलिस तक सभी को परेशान कर रहा था। वैसे जब तक इस मामले में मोना ने अपना बयान नहीं दिया था, तब तक पुलिस को यह मामला लूट या डकैती का लग रहा था। पुलिस ने कुछ देर तक इसी थ्योरी को लेकर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को किसी दीवार के सामने खड़ा पाया। अब पुलिस के सामने दूसरा रास्ता था दुश्मनी के नजरिए से मामले की जांच करने का, लेकिन सवाल यह था कि एक फैशन डिजाइनर और एक हाउसवाइफ से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोना के पति या घर वालों की किसी से दुश्मनी हो और मोना इसका शिकार बन गई हो। सवाल कई थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। जाहिर है, मोना के बात करने की हालत तक पहुंचने तक पुलिस के पास इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था, जिसके बीच उसने मोना के घर वालों से लेकर उसके पड़ोसियों तक से सिलसिलेवार पूछताछ की, लेकिन उसके बावजूद उसे ऐसी किसी बात का पता नहीं चला जो उसे मोना के रहस्यमयी तरीके से झुलसने के बारे में बता सकता था। अब तक पुलिस से लेकर मोना के घर वाले केवल इतना ही जानते थे कि मोना किसी के डोरबेल बजाने पर घर से बाहर निकली थी और झुलस गई। दूसरे शब्दों में कहे तो मामले का बेसुराग होना ही इस मामले को पेचीदा बना रहा था। अब पुलिस को इंतजार था मोना के ठीक होने का। आखिर वक्त गुजरा और जैसे ही मोना की हालत कुछ ठीक हुई, पुलिस उससे बयान लेने में जुट गई। लेकिन मोना ने अपने बयान में जो बातें बताई, उसे सुनकर खुद पुलिस के हाथ पांव भी फूल गए। जी हां, मोना ने अपने पहले ही बयान में सीधे तौर पर एक लड़की रचना का नाम लिया। उसका कहना था कि उसे गहरी साजिश के तहत बाइक पर आए दो नौजवानों ने घर से बाहर बुलाकर सरे शाम आग के हवाले कर दिया और हो न हो इस वारदात के पीछे रचना का ही हाथ है। लेकिन आखिरकार सवाल यह था कि आखिर ये रचना कौन है और उसे इस साजिश से क्या फायदा हो सकता है। जाहिर है, अब पुलिस की तफ्तीश भी मोना के इस बयान के इर्द गिर्द घूमने लगी। मोना ने बताया कि रचना उसके पति नवीन के दफ्तर में काम करती है और दोनों की नजदीकियां इतनी ज्यादा हैं कि वो रचना की आंखों में खटकने लगी है। इस बयान के मुताबिक मामला सीधा सीधा लव ट्रायंगल का था और मोना की बातें सच थी तो इसका मतलब ये था कि रचना ने मोना को ठिकाने लगाने के लिए बदमाशों को सुपारी दी थी। अब पुलिस के लिए मोना के पति नवीन और रचना से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी था और इसे संयोग कहिए या फिर साजिश। जिस दिन यह वारदात हुई, नवीन और रचना दोनों ही दिल्ली से बाहर थे। नवीन जहां अपने ऑफिशियल टूर में गोवा गया था, वहीं रचना कोच्चि में थी और जब दोनों लौटे तो पुलिस ने बारी बारी से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। कहते हैं पुलिस के सामने दोनों ने एक दूसरे से नजदीकियों की बात कबूल कर ली, लेकिन मोना को जलाने वाली वारदात के बारे में किसी भी संबंध होने से इनकार कर दिया। उधर मोना अभी भी न केवल अपनी बात पर कायम थी, बल्कि उसके घर वाले रचना से सख्ती से पूछताछ करने पर हकीकत सामने आने का दावा कर रहे थे। दरअसल मोना का पति नवीन
गुरुग्राम की जिस ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, रचना भी वहीं काम करती थी। मोना को नवीन और रचना के रिश्तों का 16 महीने पहले उस वक्त पता चला जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। दरअसल एक रोज मोना अपने पति नवीन का मोबाइल फोन देख रही थी और इसी दौरान उसकी नजर रचना के भेजे गए कुछ ऐसे एसएमएस पर पड़ी जिन्हें सिर्फ दोस्तों के बीच भेजे गए एसएमएस की नजर से नहीं देखा जा सकता था। बस यहीं से मोना और नवीन के रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगी और बात इतनी बढ़ गई कि पति पत्नी के बीच समझौते के लिए दोस्तों को आना पड़ा। हालांकि इन कोशिशों का कोई असरदार नतीजा नहीं निकला और पति पत्नी के बीच रिश्ते बद से बदतर होते गए। बकौल मोना के घर वाले हालत कुछ इतने बिगड़े कि रचना मोना को आए दिन टेलीफोन कर नवीन को छोड़ देने की धमकियां देने लगी। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब इस वाकये के 5 दिन पहले रचना ने अपनी कार से मोना को कुचलने की कोशिश की। मोना ने सारी बात अपने ससुराल वालों को बताई और तब मोना के घर वालों ने रचना के घर वालों से बात की। हालांकि फिर भी रचना ने मोना की सास को टेलीफोन पर बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दी। अपनी तफ्तीश में पुलिस को यह भी पता चला कि मोना को जला देने वाली वारदात के दौरान नवीन और रचना के बीच टेलीफोन पर 7 बार बातचीत हुई थी। वारदात वाले रोज आखिरकार दोनों के बीच इतनी बार किस मसले पर बात हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे रचना के साथ नवीन भी शामिल था? पुलिस के लिए इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी था। रचना पर लगाए गए इल्जामों के अलावा इस मामले में पुलिस के पास ऐसा कोई सुराग नहीं था जो उसे मोना के हमलावरों का पता दे सकता हो। लिहाजा पुलिस ने मोना से ही हमलावरों का हुलिया पूछा और उसकी बुनियाद पर एक हमलावर का स्केच तैयार करवाया गया। अब पुलिस को इसी स्केच के जरिए हमलावरों तक पहुंचने का इंतजार था। लेकिन एक लंबा वक्त गुजरने के बावजूद ऐसा कोई सामने नहीं आया जो हमलावरों के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी दे सकता था। लिहाजा पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए रचना, नवीन और उसके एक दोस्त का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया, लेकिन हर बार उसे रचना और नवीन के इनकार का ही सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब पुलिस ने हार कर इस मामले की जांच खुदकुशी के तौर पर करना शुरू कर दिया। दरअसल तमाम कवायदों के बावजूद इस मामले में कोई चश्मदीद पुलिस के सामने नहीं आया और न ही नवीन और रचना इस वारदात में अपना हाथ होने की बात कबूल कर रहे थे। वैसे भी पुलिस और रचना के घर वालों का कहना था कि मोना इससे पहले भी एक बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। मतलब ये कि मोना एक सुइसाइडल नेचर वाली लड़की है। तो क्या इस बार भी मोना ने खुदकुशी करने की कोशिश की और बाद में रचना से खुन्नस निकालने के लिए बयान में उसका नाम ले लिया? ये एक अहम सवाल था। पुलिस ने जब इस नजरिए से अपनी जांच आगे बढ़ाई तो कुछ देर के लिए उसे भी लगने लगा कि ये वारदात खुदकुशी की कोशिश का नतीजा भी हो सकती है। वैसे भी मोना का जिस्म जिस तरीके से झुलसा था, आमतौर पर किसी के हमला करने पर शरीर में उस तरह से झुलसने की गुंजाइश कम ही होती है। दरअसल इस वारदात में मोना के शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह से जख्मी हुआ था, जबकि कमर के ऊपर जख्म कम ही थे। तर्क ये था कि अगर किसी हमलावर ने मोना के शरीर पर केरोसिन जैसा कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला होता तो ये पदार्थ वो मोना के सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से पर भी डाल सकता था, जबकि हालात कुछ और इशारा कर रहे थे। अव्वल तो ये कि खुदकुशी की कोशिश का मामला हो सकता है और दूसरा ये कि हमलावरों का मकसद मोना को मारना नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाना था। हालांकि मोना के घर वालों के मुताबिक मोना ने अपना बयान बदल दिया, जिसमें वो रचना को तो कसूरवार मान रही थी, लेकिन उसने अपने पति को वारदात से अलग कर दिया क्योंकि उसे पता था कि 80% जलने के बाद उसका बचना मुश्किल है। साथ ही उसे अपने बच्चों की भी परवरिश की फिक्र थी, जिसकी वजह से उसने अपना बयान बदला था। वारदात के ठीक 70 दिन बाद मोना ने दम तोड़ दिया। साल 2009 में इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे दी गई। 2 साल तक मामले की तफ्तीश करने के बाद कोर्ट में 2011 में पेश की गई रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि इस मामले में उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है, लिहाजा केस की तफ्तीश बंद कर दी जाए। लेकिन भविष्य में अगर पुलिस को कोई सुराग मिलता है तो तफ्तीश दोबारा खोल दी जाएगी। मोना सूरी की मौत को 13 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी मोना सूरी के परिवार की जुबान पर एक ही सवाल है
कि मोना सूरी का हत्यारा कौन है।